बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी एज दे रिलेट टू वर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। किस तरह से इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का ताल्लुक वर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट के साथ है। उसमें हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स इन इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम्स में लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब इकोलॉजी में जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो इस बात को समझना है कि किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स की अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूट को समझा जाए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जानदारों और एनिमल्स भी जो है ना, उनके लिमिटेड एरियाज होते हैं, क्लियर है, या फिर वो एक साल में ज़्यादा उनकी तादाद होती है जबकि दूसरे साल में वो कम होती है। यानी कि कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि उनकी पॉपुलेशन को महदूद कर देते हैं। अगर हम लोग वीट फील्ड की एग्जांपल लेना, तो इसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है और प्लांट्स की जो अबंडेंस है वो वेरी करती है एक फील्ड से दूसरी फील्ड में। क्लियर है कि एक फील्ड में कुछ कमी होगी जबकि दूसरी फील्ड में जो है ना वो वीट की जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो अबंडेंस पाई जाएगी। अब इन तमाम डिफरेंसेस को जो है ना वो समझने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स का, ठीक है, इनके टॉलरेंस लेवल का हम लोग समझने के लिए इसका सहारा लेते हैं। कोई फैक्टर जो कि इकोसिस्टम के अंदर पोटेंशियल ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के रेट को कम कर दे, वो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। एनी फैक्टर दैट शो द रेट ऑफ, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, इसको मैं लिख रही हूँ। एनी फैक्टर दैट शो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर पोटेंशियल ग्रोथ, किसमें पोटेंशियल ग्रोथ? इकोसिस्टम के अंदर। कोई ऐसा फैक्टर जो कि क्या कर दे? स्लो कर दे। एनी फैक्टर डेट स्लो, क्या कर दे? स्लो कर दे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को या फिर पोटेंशियल ग्रोथ को, किसमें? इकोसिस्टम के अंदर। वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? अब बहुत सालों पहले जो है ना लिमिटिंग फैक्टर प्लांट्स के अंदर जो है ना वो डिपेंडिंग थे, वो डिपेंड करते थे, लेकिन इसमें जो है ना वो इसेंशियल एलिमेंट्स भी जो शॉर्टली सप्लाई होती थी। लेकिन लाइबिग एक साइंटिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, इसने लॉ ऑफ मिनिमम जो है ना वो पेश किया, जिसका ये मतलब है कि इसेंशियल मटेरियल जो है ना वो अवेलेबल होते हैं एक अमाउंट के अंदर जो कि बहुत ही क्लोजली जो है ना वो अप्रोच करी होती है क्रिटिकल मिनिमम पे, ठीक है। इसेंशियल मटेरियल्स अवेलेबल इन अमाउंट्स मोस्ट क्लोजली, क्लियर लफ्ज आया है मोस्ट क्लोजली अप्रोचिंग द क्रिटिकल मिनिमम, जिसमें जो है ना वो लिमिटिंग की तरफ जो है ना वो रुझान चला जाए। क्लियर है? एक तो होता है ना कि इस पर्टिकुलर लेवल तक जो है ना वो बियर किया जा सकता है किसी भी लिमिटिंग फैक्टर को, लेकिन अगर जो है ना उसको बिल्कुल मोस्ट क्लोजली अप्रोच करें ना, तो हमारे पास किसके तरफ आ जाता है? वो लॉ ऑफ मिनिमम की तरफ आ जाता है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? इसेंशियल मटेरियल, क्या हो? अवेलेबल हो, किसमें अवेलेबल हो? उस अमाउंट में अवेलेबल हो जो कि ज्यादा क्लोजली अप्रोच करी हो क्रिटिकल मिनिमम को, क्रिटिकल मिनिमम को। क्लियर है? ये बहुत ही जो है ना एक जबरदस्त किस्म का एक लॉ है, तो उसको हम लोग लॉ ऑफ मिनिमम का नाम देते हैं। जबकि इस आइडिया को एक्सटेंड किया था शेल्फोर्ड ने 70 साल पहले, 70 years ago, 70
70 साल बाद, ठीक है, शेल्फोर्ड ने जो है ना इसको एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसने कहा था कि अबंडेंस, ना सिर्फ ये कि अबंडेंस, बल्कि जानदार की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रोल की जा सकती है कुछ फैक्टर्स की मदद से। यानी कि वो मैक्सिमम या मिनिमम लेवल ऑफ टॉलरेंस हो सकता है किसी भी जानदार का। इसने फोकस किया था प्लांट्स और एनिमल्स के इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जिसमें क्लाइमेट आ जाता है, टोपोग्राफिक आ जाती है और बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। क्लियर है? इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अबंडेंस, अबंडेंस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अबंडेंस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? ऑफ एन ऑर्गेनाइजम्स की, ऑर्गेनाइजम्स की। उसको क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है किसकी मदद से? कुछ फैक्टर की मदद से, बाय फैक्टर्स। और वो जो फैक्टर्स हैं वो एक्सीडिंग दी मैक्सिमम या फिर मिनिमम लेवल ऑफ टॉलरेंस भी हो सकते हैं जानदार के लिए। वो क्या हो सकते हैं? एक्सीडिंग, चला सकते हैं मैक्सिमम या फिर मिनिमम लेवल। कौन सा मिनिमम लेवल? टॉलरेंस का। किसके लिए? उस जानदार के लिए, फॉर दैट ऑर्गेनाइजम्स, ऑर्गेनाइजम्स। अब इसने किस पे बात फोकस किया था? इसने फोकस किया था, फोकस इसने फोकस किया था इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फोकस ऑन इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स किसकी? इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स की, प्लांट्स और एनिमल्स की इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर इसने फोकस किया था। जिसमें बेसिकली क्या चीज़ आ जाती थी? जिसमें आ जाता है क्लाइमेट, क्या आ जाता है? क्लाइमेट, टोपोग्राफिक, ठीक है, क्लाइमेट, टोपोग्राफिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में ना एक से ज्यादा जो फैक्टर है ना वो भी क्रिटिकल हो सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना वो भी जो है ना इसके अंदर जो है ना वो आ सकता है। ये फैक्टर्स जो है ना वो डिवाइड किए गए हैं फिजिकल, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स में, जिसको जो है ना हम लोग जो है ना वो डिस्कस करते हैं। क्लियर है ये चीज? जो है ना इसकी जो है ना इन फैक्टर्स की मजीद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स के हवाले से। फिजिकल फैक्टर्स जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो है ना मोस्ट अबवियस फिजिकल फैक्टर जो कि लिमिट कर देते हैं किसी भी जानदार को, वो है टेम्परेचर और मॉइस्चर। वो क्या है हमारे पास? टेम्परेचर, टेम्परेचर है, उसके साथ साथ क्या है? मॉइस्चर है, मॉइस्चर। ये दोनों ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि जानदार को क्या कर देते हैं? महदूद कर देते हैं, उसकी लिमिट, उसको लिमिटेड कर देते हैं। जबकि दूसरे फिजिकल फैक्टर्स की बात की जाए ना, दूसरे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, उसमें आ जाता है लाइट, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स और इसके साथ साथ केमिकल्स, जो कि सॉइल और वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूट्रिएंट्स और chemicals, it is present in the soil as well as water। क्लियर है? जो कि ऑर्गेनाइजम्स के पास दो ऑप्शंस होती हैं इन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के साथ डील करने की। एक तो ये ऑर्गेनाइजम्स टू ऑप्शन,
टू डील विद टेम्परेचर। दो ऑप्शन है बेसिकली कि किस तरह से जो है ना वो टेम्परेचर के साथ जो है ना वो मुकाबला कर सकता है। पहली ऑप्शन ये है कि वो जो है ना वो स्केप कर जाए उस प्लेस से, यानी कि स्केप से मुराद ये है कि उसके अंदर इस तरह से एवोल्यूशनरी एडोप्टेशन आ जाती है कि वो उस जगह से जो है मूव कर जाता है उस प्लेस पर जहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है ना उसके लिए जो है ना वो टॉलरेट हो। क्लियर है। फर्स्ट है जी सिंपली, सिंपली क्या करें, पुट अप विद टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि कैन स्केप, दूसरे आसान लफ्ज में, फ्रॉम इट, उस जगह से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वो क्यों मूव करेगा, उसकी रीजन ये है एवोल्यूशनरी अडोप्टेशंस। उसकी क्या वजूहत है बेसिकली, एवोल्यूशनरी अडोप्टेशंस, अडोप्टेशंस। क्लियर है। एंड दिस सेकंड वे है कि हर जानदार को जो है एक अपर और एक लोअर लिथल टेम्परेचर होता है। दूसरा ये है एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव अपर एज वेल एज लोअर लीथल टेम्परेचर, लीथल टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन ये जो है बिल्कुल वेरी वाइडली करता है एनिमल टू एनिमल, कि हर जानदार का जो है ना वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है एनिमल टू एनिमल। क्लियर है। अब हम कंसीडर करते हैं एक ब्यूरिंग रैट को, किसको कंसीडर करते हैं, एक रैट को कंसीडर करते हैं, दैट इज द बैंडिकोट बेंगलेंसिस। किसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बैंडिकोट बेंगलेंसिस, बेंगलेंसिस को हम लोग कंसीडर करते हैं। इसने क्या करना है, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये मुकाबला कर सकती है एक्सट्रीमली हॉट ड्राई डेज का। वीट फील्ड के अंदर इसके अंदर ये एबिलिटी है कि बहुत ही हॉट ड्राई डेज में जो है ना ये रह सकती है। कोप विद हॉट ड्राई डेज, किसमें, वीट फील्ड के अंदर, वीट फील्ड में। क्लियर है। ये जो हॉट टेम्परेचर है ना सॉइल सरफेस के ऊपर, वो क्या है, मॉडरेटेड है। फर्स्ट क्या है, हॉट टेम्परेचर क्या है, वो मॉडरेट है सॉइल सरफेस पर, सॉइल सरफेस पर हॉट टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट है, दरमियाना है, मॉडरेटेड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होगा जी, प्लांट ने स्टैंड करना है, फर्स्ट प्लांट स्टैंड एंड द शेड इट प्रोवाइड्स, ये क्या करेगा, शेड इसको मिल जाएगी, जैसे प्लांट स्टैंड करेगा इसको क्या मिल जाएगी, शेड मिल जाएगी, शेड प्रोवाइड्स। क्लियर है। और सॉइल जो होता है ना वो एक्सीलेंट इंसुलेटर है, सॉइल क्या है, एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, सॉइल क्या है, एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है। और ये जो 50 सेंटीमीटर बिलो तक सॉइल सरफेस, ये किस पे जा सकता है, एट अ डेप्थ ऑफ 50 सेंटीमीटर, कितनी है जी, 50 सेंटीमीटर जो है ना वो बिलो डेप्थ तक जो है ये जा सकता है। किसकी डेप्थ तक, सॉइल सरफेस की। ये जो बैंडिकोट बेंगलेंसिस है ये सॉइल क्या है, एक इंसुलेटर है, तो 50 सेंटीमीटर बिलो तक सॉइल सरफेस की, 50 सेंटीमीटर बिलो तक भी जो है ना ये बैंडिकोट बेंगलेंसिस जो है ना वो जा सकता है, ठीक है। अब जो बैंडिकोट्स ब्यूरो है ना वो रजिस्टर्ड जो टेम्परेचर होता है ना इनका बेसिकली वो 25 से लेकर 26 सेल्सियस तक जो है ना इनका जो है ना वो रजिस्टर्ड टेम्परेचर है कि इस माहौल में जो है ना वो ये रह सकती हैं। क्लियर है। अब मजीद जो है ना इसको एक्सप्लेन करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये जो बैंडिकोट बेंगलेंसिस है ना ये क्लोज कर लेती है। इसने क्या करना है, रजिस्टर टेम्परेचर क्या है इसका 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
जब इसने आउटसाइड एयर टेम्परेचर आना ना तो तकरीबन इसका 38 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस जो है ना ये उस टेम्परेचर में जो है ना ये अपनी ब्यूरो से बाहर आ सकती है। क्लियर है। अब क्या है जी, मजीद इसको देखें तो बेंडिकोट जो है ना, बेंडिकोट क्लोजेस कर लेती है ब्यूरो को, ब्यूरो ओपनिंग को। इसने क्या कर लेनी है, बेंडिकोट ने क्लोज कर लेनी है ब्यूरो ओपनिंग, ब्यूरो ओपनिंग क्लोजेस ब्यूरो ओपनिंग्स। इसने ब्यूरो ओपनिंग्स को क्लोज कर लेना था इससे पहले कि दोपहर हो, यानी कि डॉन। ठीक है, ये ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन से पहले क्या कर लेनी है कि इसने बेंडिकोट ने क्या कर लेनी है, क्लोज कर लेनी है ब्यूरो को, यानी कि सुबह होने से पहले पहले। और इफेक्टिवली सील कर देनी है ब्यूरो, ब्यूरो मोस्टर, ब्यूरो मोस्टर के जरिए जो है ना इसने क्या कर लेना है, वो इफेक्टिवली सील कर देना। और इस तरह से ना वो कीप आउट ड्राई, इस तरह से वो क्या कहते हैं कि ना खुद को प्रोटेक्ट रख लेती है एक हॉट ड्राई एयर से। क्लियर है। डॉन से पहले पहले इसने बेंडिकोट ने क्लोज कर लेना है अपनी ब्यूरो ओपनिंग को। ठीक है, और इसने बहुत ही जबरदस्त किस्म से सील कर लेना है ब्यूरो, सील इन ब्यूरो। कहाँ पे सील हो जाएगी, ब्यूरो के अंदर, ब्यूरो मॉइस्चर में ये सील हो जाएगी, सील इन ब्यूरो मॉइस्चर। अब कीप आउट हाउट ड्राइड, लेकिन बेंडिकोट जो है ना बेसिकली एक नॉकटर्नल है, यानी कि ये रात के वक्त जाग लेता है, नॉकटर्नल है। इसने जैसे ही खुराक लेने के लिए निकलना है ना डार्क में, तो इसने मिनिमाइज कर लेना है एक्सपोजर को, डे टाइम हीट को, यानी कि वो आसानी से जो है ना वो एक्सपोज कर सकती है डे टाइम हीट को, और वो आसानी से अपनी खुराक को हासिल कर सकती है। इमर्जेस टू फीड ओनली आफ्टर डार्क, आफ्टर डार्क, डार्क के बाद जो है ना वो निकलती है खुराक लेने के लिए। इस तरह से वो मिनिमाइज कर लेती है एक्सपोजर टू द डे टाइम हीट, एक्सपोजर टू द डे टाइम हीट को ये जो है ना वो मिनिमाइज एक्सपोजर कर लेती है। इसने अवॉइड करना है सरफेस वाटर से, अवॉइड करती है किसके, नीड ऑफ, नीड फॉर सरफेस वाटर। क्लियर है कि जो सरफेस वाटर पर जो होता है ना वो वाटर उसे अवॉइड करती है। अब ये फीडिंग करती है हाई वाटर कंटेंट्स को। ठीक है, जिस वो खुराक लेती है जिसके अंदर जो है ना वो हाई वाटर कंटेंट्स मौजूद हो, यानी कि यहाँ फिर जो है ना ये जो ड्यू होती है ना जो प्लांट्स के ऊपर रात के वक्त जो शबनम वगैरह गिरती है उससे जो है वो यूटिलाइज करके जो है वो खुराक वाटर की जो कमी है ना उसको पूरा कर लेता है बेंडिकोट बेंगालेंसिस। क्लियर है। यूटिलाइजिंग, अब क्या करते हैं, जैसे अब अवॉइड करते हैं सरफेस वाटर को, तो फिर वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं उन वेजिटेशंस को जो कि वेजिटेशंस जो कि क्या है, इनके पास हाई वाटर कंटेंट मौजूद है, या फिर वो इस्तेमाल करती है ड्यू को इस्तेमाल करती है, डेट कलेक्ट्स, और ये किस कहाँ से कलेक्ट करती है, ऑन द प्लांट्स आफ्टर डार्क, डार्क के बाद सुबह सवेरे जो है ना ये कलेक्ट कर लेती है ड्यू को। क्लियर है। ये थे बेसिकली फिजिकल फैक्टर्स के किस तरह से जो है ना बेंडिकोट बेंगालेंसिस जो है ना वो टेम्परेचर को बियर करती है। बहुत ही आसान से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि जो बेंडिकोट बेंगालेंसिस होती है ना वो बर्दाश्त कर लेती है इंतहा के एक्सट्रीमली हॉट ड्राई डेज को। वीट फील्ड के अंदर, गंदम की जो फील्ड होती है उसके अंदर एक्सट्रीमली हॉट ड्राई डेज को जो है ना वो बियर कर लेती है। अब सॉइल सरफेस का जो हॉट टेम्परेचर होता है ना, हॉट टेम्परेचर सॉइल सरफेस के ऊपर वो बिल्कुल मॉडरेट होता है। सबसे पहले क्या होता है जी, प्लांट ने क्या करना है, स्टैंड लेना है और इस तरह से इसको एक शेड मिल जाती है, एक जो शेल्टर मिल जाता है। सॉइल एक जबरदस्त किस्म का इंसुलेटर है, लेकिन ये जो है ना सॉइल के अंदर, सॉइल सरफेस के बिल्कुल 50 सेंटीमीटर नीचे तक जो है ना डेप्थ के अंदर जो है ना ये बेंटिकोट जो है ना वो ब्यूरो के अंदर रह लेते हैं। और इसका जो एक रजिस्टर्ड टेम्परेचर होता है वो 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस तक होता है। जबकि आउटसाइड जो एयर टेम्परेचर है ना वो तकरीबन जो है ना इसका वो 38 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक है। मजीद इसके बारे में बताया ये कि जो बेंडिकोट है ना, बेंडिकोट वो क्लोज कर लेती है, यानी कि सुबह बिफोर डॉन, यानी कि डॉन से पहले पहले ये कर लेती है, बेंडिकोट ने क्लोज कर लेना होता है ब्यूरो ओपनिंग को। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त किस्म से ना इफेक्टिवली इसने सील कर लेना होता है
इफेक्टिवली सील इन ब्यूरो मॉइस्चर, ब्यूरो मॉइस्चर के अंदर इसने इफेक्टिवली खुद को सील कर लेना होता है, और इसने हॉट ड्राई कीप्स हो आउट हॉट ड्राई एयर, तो आसानी से जो है ना वो इंतहा के जो एक्सट्रीमली हॉट ड्राई डेज है ना वो खुद को प्रोटेक्शन दे सकती है। अब बैंडिकोट्स क्या है, वो एक नॉकटर्नल है। अब इसने खुराक लेने के लिए बाहर तो निकलना ही है डार्क, यानी कि ओनली आफ्टर डार्क, तो इसने मिनिमाइज कर लेना है उस एक्सपोजर को जो कि डे टाइम हीट का था। अब इसने अवॉइड करना है सरफेस वाटर से। अब ये सरफेस वाटर से अवॉइड करेगी तो किस तरह से वाटर लेगी, इसने वो वेजिटेशन लेनी है, वो खुराक लेनी है जिसके पास हाई वाटर कंटेंट्स अवेलेबल हो, या दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कह सकते हैं इसने क्या करनी है, ड्यू को कलेक्ट कर लेना है, और वो ड्यू जो कि जो है ना डार्क के वक्त प्लांट्स के ऊपर मौजूद होती है, ये प्लांट्स के ऊपर जो है ना वो कंपोज होती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स के हवाले से। इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स में बेसिकली हम लोग देखें ना तो इसमें भी जो है ना अडॉप्टेशंस की कुछ रेंज के बावजूद कुछ प्लांट्स डिस्पाइट वाइड रेंज अडोप्टेशन, यानी कि हर जानवर के बाद जैसे हम लोगों ने देखा कि बेंडिक और बेंगालेंसिस में भी कुछ अडोप्टेशन ये थी कि वो किस तरह से जो है ना वो हॉट ड्राई डे से बच सकते हैं। इस तरह कहते हैं कि अडोप्टेशन के बावजूद कुछ प्लांट्स, सर्टन प्लांट्स और इसके साथ साथ कुछ एनिमल स्पीशीज वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हवाले से, यूजफुल इंडिकेशन करते हैं, यूजफुल क्या करते हैं, इंडिकेशन करते हैं किसकी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की। क्लियर है। कुछ जानवर और एनिमल जो है ना वो जबरदस्त किस्म से जो है ना वो इन्वायरमेंट की कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, यानी कि उसको उन एनिमल्स और जानवरों को हम लोग देख के ये कह सकते हैं कि इस माहौल की जिसमें वो रह रहे होते हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं। अब ये जो रेयर स्पीशीज होती है ना ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर्स होती हैं। रेयर स्पीशीज क्या है, ये बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। क्लियर है। अब इसके मजीद हम लोग एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, जैसा कि कुछ रेयर रेंज जो ग्रासेस की अबंडेंस में अगर कमी आ जाए जो कि बिल्कुल सेंसिटिव हो ग्रासिंग के लिए, तो वो इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पे ओवर ग्रासिंग हो रही है। क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पर डिक्लाइन, कमी, किसमें कमी आ रही है, इन अबंडेंस ऑफ सर्टेन रेयर रेंज ग्रासेस के अंदर। क्लियर है कि रेयर रेंज ग्रासेस में की अबंडेंस में क्या आ रही है, कुछ कमियां आ रही है, और जो कि बेसिकली क्या सेंसिटिविटी किसको शो कर रही है, ग्रासिंग को शो कर रही है, सेंसिटिविटी टू ग्रासिंग, किसके लिए सेंसिटिविटी शो हो रही है, ग्रासिंग के लिए। और ये किस चीज की निशानदेही करी है कि यहाँ पे जो है वो ओवर ग्रासिंग हो रही है, यानी कि अगर हद से ज्यादा किसी जमीन पे जो है वो चुराया जाए किसी भी जानदार को, तो वहां पे क्या किसकी आ जाती है, ओवर ग्रासिंग को रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इससे पहले कि जो है ना ग्रासलैंड जो है ना वो एज अ होल शो हो, बिफोर इट बिकम्स अपेरेंट इन द ग्रासलैंड, अपेरेंट इन ग्रासलैंड एज अ होल। अब ये जो रियल सेंसिटिव जो स्पीशीज है ना हम लोग इनको कह सकते हैं इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स के इफेक्ट्स का जो ये क्या है, इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स है। रियल सेंसिटिव स्पीशीज एक्ट एज अ इकोलॉजिकल इंडिकेटर, इकोलॉजिकल क्या है, इंडिकेटर्स है of the effect of effect of limiting factors, limiting factors। होपफुली कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के हवाले से। क्लियर है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।